हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमने अपने इकोनॉमिक्स के सेकेंड वर्चुअल लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्टोरिकल रिव्यू को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा वो पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्टोरिकल रिव्यू के बारे में आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करी थी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका डेफिनेशंस और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाने वाला हूँ। मीनिंग और डेफिनेशन के बाद एक और पार्ट है, लेकिन वो जो पार्ट है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, जिसे हम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। वो पार्ट मैं आगे के वर्चुअल लेक्चर में कवर करूँगा। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, जल्दी से बात करते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। स्टूडेंट्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के स्मॉल पार्ट को हम कहते हैं माइक्रो या स्मॉल पार्ट या माइक्रो पार्ट। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अपने नेशनल इकोनॉमी या जो लार्ज इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट को स्टडी करते हैं। जैसे हमारा देश है, हमारी कंट्री है, हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी है। हमें अपने देश की नेशनल इकोनॉमी में अगर देश का नेशनल इनकम समझना हो तो हम नेशनल इनकम को समझने के लिए तो मैक्रो की मदद लेंगे, क्योंकि मैक्रो लार्ज चीज़ों के लिए यूज होता है। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर उस पूरे नेशनल इनकम में से हमें किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम समझना है, एक यूनिट के बारे में जानना है, तो जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड को कहा जाता है कि हमने यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोच से इंडिविजुअल या स्मॉल पार्ट की हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में स्टडी कर ली है। स्टूडेंट्स, तो सिंपल शब्दों में ये बनता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे जो नेशनल इकोनॉमी होती है उनमें से किसी भी एक स्मॉल या इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करने के लिए बनाया गया अप्रोच है। अब स्टूडेंट्स, इसके बारे में वेरियस डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। हम टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशन दिए गए। मैं आप लोगों से उसमें जो इजी डेफिनेशन है, आपके लिए इजी रहेगा, उसे डिस्कस करने के लिए लूंगा। और वो डेफिनेशन दिया है हमारे एक्सपर्ट मॉरिस डॉब ने। स्टूडेंट्स, मॉरिस डॉब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, उनका कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है या एक ऐसा सिस्टम ऑफ स्टडी है जिसकी मदद से हम पूरे इकोनॉमी में से किसी भी एक इंडिविजुअल यूनिट को लेते हैं और उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। यहाँ उनका मतलब क्या है? यहाँ वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में कहना चाहते हैं कि हम अपने पूरे बड़े इकोनॉमिक सिस्टम में से किसी स्मॉल यूनिट को लेते हैं और उस स्मॉल यूनिट की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक का यहाँ मतलब बनता है इन डेप्थ स्टडी करना या डिटेल में स्टडी करना। तो ही सेड मींस मॉरिस डॉब का मानना ये था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम अपनी लार्ज या एग्रीगेट इकोनॉमी जो होती है उस लार्ज और एग्रीगेट इकोनॉमी में से स्मॉल यूनिट को ले लेते हैं और उस स्मॉल यूनिट की इन डेप्थ स्टडी करते हैं, एकदम डिटेल एनालिसिस करते हैं उस इंडिविजुअल यूनिट का। और इस बात को मॉरिस डॉब अपने डेफिनेशन में एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक और आंसर है, जैसे मैंने बोला, एक और छोटा पार्ट है उसका, लेकिन वो मैं बाद में कवर करूंगा। डेफिनेशन के बाद का जो पार्ट आएगा वो है हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर जो हमें दिया गया है टेक्स्ट बुक में वो है स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट। स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट का मतलब होता है कि पहला फीचर माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी यूज होता है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने यूजिंग समय पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। यानी हमारा जो पूरा सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है उसमें से वो कोई भी स्मॉल, सिंगल या इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करेगा। सर, जैसे स्टूडेंट्स, वो इंडिविजुअल या स्मॉल यूनिट्स हो सकती है एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक बायर, एक सेलर, एक फर्म, एक कंपनी, एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस, या फिर माय स्टूडेंट्स हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं जिन्हें हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर भी बोलते हैं।
हम इन सभी इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के मदद से। स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की ही स्टडी करेगा, कभी भी ये लार्ज या एग्रीगेट चीजों की स्टडी नहीं करता है। ये हमेशा स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स की ही स्टडी करे। ये था हमारा पहला फीचर, स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टूडेंट्स, दूसरा फीचर जो हमें दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर में, वो है प्राइस थ्योरी। स्टूडेंट्स, एज माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में, कमोडिटीज के प्राइस को फिक्स करने में, कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए क्यों है, कोई प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपए क्यों है, कोई प्रोडक्ट 50,000 का क्यों है। साथ ही साथ यही माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनकी जो रिवॉर्ड डिसाइड होती है, यानी उनकी हेल्प से जो प्रोडक्शन होता है और उसके बदले हमें उन फैक्टर्स को जो रिवॉर्ड देना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं तो हमें लैंड को जो रिवॉर्ड देना पड़ता है प्रोडक्शन करने के हेल्प के लिए, वो होता है रेंट, जो हम उसके लैंडलॉर्ड को देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे लेबर्स आते हैं जिन्हें हमें देना पड़ता है वेजेस। उसके बाद में स्टूडेंट्स आता है थर्ड फैक्टर हमारा कैपिटल, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कैपिटलिस्ट को। और चौथा एंटरप्रेन्योर खुद होता है, यानी वो बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है और उसे जो रिवॉर्ड मिलता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरियस कमोडिटीज के प्राइसेस को फिक्स करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स के रिवॉर्ड को भी फिक्स करने में मदद करता है, उसका डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो टाइटल दिया गया, वो टाइटल रखा गया प्राइस थ्योरी का, और इसे टाइटल दिया गया प्राइस थ्योरी, जो हमारे टेक्स्ट बुक का सेकंड फीचर बन गया। स्टूडेंट्स, बात करूं तीसरे फीचर की, तो तीसरा फीचर है हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। स्टूडेंट्स, यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब वो पोजीशन होती है जहां पर दो चीजें इक्वलाइज्ड होती हैं, यानी दो फैक्टर्स, दो वेरिएबल्स इक्वल हो जाएं, उस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये कहा गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब ये कि ये दो चीजों के इक्वल होने को बाद में कंसीडर करता है। क्यों? क्योंकि इसका एक अजम्पशन है स्टूडेंट्स, जिस अजम्पशन में ये मानता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये सोच माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये अजम्पशन होती है कि अदर थिंग्स यानी दूसरी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब कि उन बाकी की सारी चीजों में कोई चेंजेस नहीं है। अब बाकी की चीजें क्या हो सकती हैं? बाकी की चीजें जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, टैक्स की पॉलिसी हो सकती है, देश का पॉपुलेशन हो सकता है, देश के लोगों का फैशन हो सकता है, देश के लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस और हैबिट्स हो सकती है, देश के लोगों की इनकम हो सकती है। ये वो सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये मानना होता है कि ये सारी अदर चीजें हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, और उन सारी चीजों के कांस्टेंट रहते वक्त माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट की स्टडी कर लेगा, और उस स्मॉल यूनिट को स्टडी करने के बाद ये अजम्पशन मान के चलेगा कि ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट। बट हकीकत में मैं बताऊं बच्चों, जितने भी अदर थिंग्स हैं जो मैंने बताई अभी बच्चों, वो सारी चीजें समय के साथ साथ चेंज होती हैं, लेकिन माइक्रो का अजम्पशन है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जिसे सेटेरिस पैरिबस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में भी मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताने वाला हूं। ओके, तो मैं उसको वहां पे थोड़ा और बता दूंगा। स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स ने ये अज्यूम कर लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब स्टडी करता है तो वो बाकियों के बारे में ये मान लेता है कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, और वो सिर्फ एक या सिंगल या स्मॉल यूनिट की स्टडी करता है, जिसके वजह से एक्सपर्ट्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को नाम दिया कि ये पार्शियलिटी करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम करने वाला एक कॉन्सेप्ट बनकर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 80 बच्चे बैठे हैं स्टडीज करने के लिए। अब वहां पर एक टीचर आते हैं, एक सर आते हैं, और वो आने के बाद क्लासरूम में सिर्फ एक ही बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं, और वो बच्चा या वो स्टूडेंट होता है हमारा बरकत अली।
सो टीचर या सर आने के बाद सिर्फ फोकस करते हैं बरकत अली के ऊपर और बाकी सारे बच्चों के बारे में ये अज्यूम कर लेते हैं, बाकी 79 स्टूडेंट्स के बारे में मान लेते हैं अरे इन्हें तो सब आता है, इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मेरी टीचिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा एक स्टूडेंट पे यानी सिर्फ और सिर्फ बरकत अली पे। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा तो आप सारे जो 79 स्टूडेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि हमारे जो सर हैं, हमारे जो टीचर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट पर ही फोकस करते हैं यानी बरकत अली पे फोकस करते हैं और बाकी 79 स्टूडेंट्स के बारे में ये अजम्पशन कर लिया अरे इन लोग को तो सब आता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, वो तो क्लासेस जानते हैं, इनको तो सब पता है। स्टूडेंट्स जिसके वजह से आप लोगों के मन में ये फीलिंग्स आएगी कि ये सर ये टीचर पार्शियलिटी करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पे फोकस करते हैं, ये हमारे सर सिर्फ एक स्टूडेंट पे ही ध्यान दे रहे हैं, बाकी किसी पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरह आप उन्हें क्या कहोगे कि वो सर वो टीचर पार्शियलिटी कर रहे हैं। सिमिलर वे में स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी यही अजम्पशन किया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट पर स्टडी करता है और बाकी सारी चीजों के बारे में ये मान के चलता है कि बाकी सारी यूनिट्स, बाकी सारी के सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। जितनी भी अदर थिंग्स है जैसे मैंने बताई, गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्स का पॉलिसी, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स, लोगों की इनकम या लोगों का फैशन, ये सब की सब चीज़ें हमेशा एक जैसी रहेंगी, उनमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, ऐसा माइक्रो मानता है और सिर्फ एक ही यूनिट पर फोकस करता। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने इसका नाम रख दिया है स्टूडेंट्स कि इसका नाम होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। स्टूडेंट्स आगे बढ़े फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ फीचर हमारा बनता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन का मतलब स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में माना गया कि माइक्रो की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे अजम्पशंस पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स अजम्पशंस का मतलब वो चीजें होती हैं जो रियल में नहीं है, जिन्हें माना गया है, जिन्हें अज्यूम किया गया है। जैसे आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं तो आप जब आपको कोई चीज की आंसर नहीं मालूम होती तो आप अज्यूम करते हैं कि लेट बी द वैल्यू इज एक्स। आप किसी चीज की वैल्यू को मालूम करने से पहले उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स होता है। उसी तरह माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत सारे अजम्पशंस माने गए हैं, यानी सिंपल शब्द में ये कहें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारे अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। अब वो अजम्पशंस हैं क्या स्टूडेंट्स? तो कुछ अजम्पशंस के नाम बताऊंगा। जैसे स्टूडेंट्स एक अजम्पशन तो माइक्रो का है कि माइक्रो ये मानता है कि हियर इन आवर ऑल इकोनॉमी देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी सभी के पास नौकरियां होंगी, सभी के पास जॉब होगी, ऐसा एक अजम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स मानता है। दूसरा उसका अजम्पशन जो मैंने पिछले पॉइंट में कवर किया, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और उसको कहते हैं सेटेरिस पैरिबस, यानी सारी बाकी की चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है स्टूडेंट। तीसरा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जो एक मार्केट का कॉन्सेप्ट है जो रियल में पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, माइक्रो उसको भी अज्यूम कर लेता है। साथ ही साथ बच्चों ये प्योर कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी मानता है। तो प्योर कैपिटलिज्म बच्चों मतलब सिर्फ प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होना, गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होना, प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होना पूरे सिस्टम पे, उसे कहते हैं प्योर कैपिटलिज्म। चौथा स्टूडेंट्स आता है लेजेस फेयर पॉलिसी के बारे में, यानी एक ऐसा अजम्पशन लेजेस फेयर पॉलिसी जहां यह अज्यूम किया जाता है कि उस सिस्टम ऑफ लेजेस फेयर पॉलिसी में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बट बच्चों आप सब जानते हैं गवर्नमेंट हर जगह इंटरफेयर करती है, लेकिन माइक्रो का अजम्पशन ऐसा है लेजेस फेयर पॉलिसी। लेजेस फेयर पॉलिसी का मतलब वहां पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स other things remaining constant, that is ceteris paribus, full employment, perfect competition, pure capitalism, laissez-faire policy, ये कुछ अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हमारे assumptions हैं जो हम लोगों को इस माइक्रो के assumption के कॉन्सेप्ट में सिखाए गए हैं, यानी ये बताया गया कि माइक्रो इन सारे assumption के ऊपर बेस्ड होता है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई चौथे हमारे फीचर्स की। आगे बढ़ते हैं पांचवें फीचर की तरफ, तो वो है हमारा स्लाइसिंग मेथड। स्टूडेंट्स स्लाइस का मतलब क्या, पहले वो समझिए। स्लाइस का मतलब होता है एक टुकड़ा या एक पीस। जैसे अगर आप अपने घर में ब्रेड का पैकेट लाते होंगे तो ब्रेड के पैकेट को आप जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे स्लाइसेस रखे होते हैं, छोटे छोटे पीस रखे होते हैं। स्टूडेंट्स एक्सपर्ट्स का मानना क्या है, एक्सपर्ट्स क्या अज्यूम करते हैं? एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से जब हम किसी भी चीजों की स्टडी करते हैं, किसी भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हम अपने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी ना करते हुए उस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
स्प्लिट और डिवाइड का मतलब होता है उसे छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। अब वो छोटे छोटे भाग जो होते हैं वो वही इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, स्मॉल यूनिट्स होती है, फिर चाहे वो एक कंज्यूमर हो, फिर चाहे वो एक प्रोड्यूसर हो, फिर चाहे वो एक फर्म हो, एक कंपनी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, या कोई कमोडिटी हो। सो स्टूडेंट्स, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को हम स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे भागों में, और फिर उस छोटे से पार्ट की हम स्टडी करते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं कि माइक्रो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी न करते हुए वो सिर्फ एक एक स्मॉल यूनिट्स के बारे में ही स्टडी करता है, स्मॉल यूनिट्स के बारे में ही फोकस करता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देता है, फिर चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, इंडिविजुअल कंपनी हो, व्हाटएवर कोई भी हो स्टूडेंट्स, उसे हम लोग कहेंगे कि वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कॉन्सेप्ट प्राइस स्लाइस पीसेस में बढ़ जाता है, स्लाइस पार्ट में आ जाता है स्टूडेंट, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि वो स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड करके स्टडी करने की कॉन्सेप्ट यूज करता है, इसलिए एक्सपर्ट ने इसका नाम रख दिया स्लाइसिंग मेथड। स्टूडेंट्स आगे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट फीचर हमें दिया है वो है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स वो है हमारा यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो था ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था। वही नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जब इस कॉन्सेप्ट को यूज किया तो इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने मार्जिनलिज्म कॉन्सेप्ट को यूज किया। मार्जिनलिज्म का मतलब क्या? तो स्टूडेंट्स, मार्जिनलिज्म से पहले आपको मार्जिनल का मतलब समझना पड़ेगा। मार्जिनल मीन्स brought change in total by an additional unit. Marginal means bring or brought change in total by an additional unit. यानी मार्जिनल का मतलब किसी एडिशनल या किसी एक्स्ट्रा चीज के वजह से अपने टोटल में चेंजेस लाना, उसे बदल देना। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर मेरे पास 4 पेन है, सो टोटल मेरे पास 4 पेन है, 4 पेन्स है। अगर उन 4 पेन्स में मैं एक और पेन को ऐड कर देता हूं, एडिशनल पेन को ऐड कर देता हूं, तो जो एडिशनल पेन को मैं ऐड करूंगा तो अब जो 4 टोटल थे वो चेंज होके अब बन जाएंगे 5, यानी अब मेरे पास 5 पेन हो जाएंगे। तो 4 टोटल में एक के ऐड हो जाने से, एक के आ जाने से अब टोटल चेंज हो गया और 4 से 5 हो गया। तो ये जो 5वां पेन जो एडिशनल या एक्स्ट्रा पेन ऐड किया गया, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है मार्जिनल कॉन्सेप्ट या मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। अल्फ्रेड मार्शल ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स में बच्चों ये सिखाने की कोशिश करी कि हम अपने टोटल्स को चेंज कर सकते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल या मार्जिनलिज्म कॉन्सेप्ट की मदद से, जिसमें हम अपने टोटल को चेंज करते हैं एडिशनल यूनिट को ऐड करने पर, एडिशनल यूनिट को लेने पर हमारा जो टोटल होता है वो चेंज हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने अल्फ्रेड मार्शल ने रखा था। स्टूडेंट्स, अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जो हमें दिया गया है, वो है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारा बच्चों 7 पॉइंट है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फीचर है जिसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये बताया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग तरह के मार्केट्स को स्टडी करता है। अब वो मार्केट हमारे नॉर्मल मार्केट जैसे नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे आप कहो फिश मार्केट, क्लोथ मार्केट, ऐसे मार्केट नहीं, बल्कि बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स जिस मार्केट को स्टडी करता है उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे उनका नाम होगा परफेक्ट कंपटीशन, उनका नाम होगा मोनोपोली मार्केट, उनका नाम होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उनका नाम होगा प्योर कंपटीशन, उनका नाम होगा ओलिगोपोली मार्केट। इस तरह के अलग अलग मार्केट्स को हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। बच्चों, इन मार्केट्स के बारे में आगे कुछ और थोड़ा डिटेल आएगा, तब हम लोग वहां पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग तरह के मार्केट्स को, जैसे मैंने नाम बताए, वो फिर चाहे हमारा परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट हो, मोनोपोली मार्केट हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट हो, ओलिगोपोली मार्केट हो, प्योर कंपटीशन मार्केट हो, इन सारे मार्केट की स्टडी करता है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जहां पर हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेड स्कोप।
लिमिटेड स्कोप स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फीचर है जहां ये बताने की कोशिश की गई हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू या माइक्रो के फीचर्स में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्कोप है, यानी उसकी जो एक पहुंच है, उसकी जो एक रिचनेस है, वो पहुंच जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा स्मॉल और इंडिविजुअल चीज़ों की ही स्टडी करता है, वो लार्ज एग्रीगेट या नेशन वाइड चीज़ों की कॉन्सेप्ट की स्टडी नहीं करता। माइक्रो हमेशा इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, हर छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करेगा। वो कभी भी लार्ज या एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी नहीं करेगा। जैसे हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या है, हमारे पूरे देश में महंगाई कितनी है, हमारे पूरे देश में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश में पॉवर्टी कितनी है, हमारे देश का नेशनल इनकम कितना कम या ज़्यादा हुआ है, हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करता, या माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहुंच इन सारे लार्ज और एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नहीं होती। ये सिर्फ छोटी स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स को ही स्टडी करता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक की जो पहुंच है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही छोटी। होप स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। मुझे एक छोटी सी आप लोगों को बात बतानी थी कि पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके आंसर्स मुझे बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के आंसर्स अभी तक मुझे मिले नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ जल्दी से आप लोग मुझे अपने आंसर्स सेंड करें व्हाट्सएप पर। बहुत सारे बच्चों ने भेजना शुरू कर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर सेंड कर दिए हैं, और बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चों ने जिन्होंने आंसर्स भेजे हैं मुझे एकदम एक्यूरेट हैं, तीनों आंसर के करेक्ट आंसर मुझे भेजे हैं, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स। होप आप जो बचे हुए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो जल्द से जल्द मेरा नंबर ले लेंगे ग्रुप से और फौरन मुझे अपने उन तीनों आंसर्स के तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे फॉरवर्ड कर दें। अपनी जो भी वर्चुअल स्टडीज़ हो रही है, जितना भी हम टीचर्स करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए। कोई डाउट है तो अपने टीचर से कांटेक्ट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, बी एट होम।